हेलो बेटा, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में तो जस्ट उसकी इंट्रोडक्शन हुई थी, मैंने बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, ठीक है, और इसको हम किस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक, वो 3 कैटेगरीज कौन सी थी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आती हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। एक और पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, डायरेक्ट मेथड फॉलो नहीं करते हैं। हमें बैलेंस शीट दी होगी 2 साल की, उस 2 साल की बैलेंस शीट में से हमने मूवमेंट देखना है कैश का कितना है अलग अलग एक्टिविटीज़ में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसमें नेट प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मली जितनी बुक्स हैं ये वर्किंग नोट्स में किया जाता है, तो आप इसे वर्किंग नोट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो और बुक्स में यहाँ भी शो कर सकते हो। दोनों मेथड सही हैं। आप इस फर्स्ट स्टेप को मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा, एक एक स्टेप करके आगे चलेंगे। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट स्टेप मैं करने वाला हूं तो इसको आप वर्किंग नोट्स में भी कर सकते हो और यहाँ भी शो कर सकते हो। सबसे पहले है नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट है? एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में कहाँ दिया होता है? सबसे पहली हेडिंग होती है बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंडर होता है रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर दिया होता है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समटाइम नोट बना के दिया होता है, तो आपने नोट में जाके डिटेल चेक करनी है कि उस नोट में क्या क्या है। ठीक है जी, तो वहां से आपने प्रॉफिट उठाना है। 2 साल का जो डिफरेंस है वो देखना है, कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट है, डिक्रीज हुआ तो इट मींस लॉस है, राइट। तो सबसे पहले आ गया नेट प्रॉफिट। इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है? जो प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशंस है। प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशंस मींस टू से जितना हमें प्रॉफिट होता है हम उस प्रॉफिट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आपने पार्टनरशिप वाला चैप्टर किया होगा तो याद होगा, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। तो एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इंटरनल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट हुआ फर्म को, ठीक है जी, इस प्रॉफिट में से कुछ तो उन्होंने रिजर्व में रख लिया। ठीक है, कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ कंपनी ने उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में रख लिया, कुछ पोर्शन शेयर होल्डर को दे दिया एज अ डिविडेंड। ठीक, कुछ टैक्स की फॉर्म में चला गया और कुछ अभी प्रॉफिट ही पड़ा हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अगर हमने नेट प्रॉफिट पे वापस जाना है तो क्या करेंगे? इस प्रॉफिट में ये सारे वापस ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये भी इस प्रॉफिट में ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया। जब सारी ऐड हो गए तो क्या बन गया? ये वाला प्रॉफिट। ठीक है जी, तो मेन पर्पस क्या है? नेट प्रॉफिट पे पहुंचना। जो हमने प्रॉफिट की डिवीजन कर रखी है, इंटरनल डिवीजन, जो उसके टैक्स दिया है, जो हमने रिजर्व में रखा हुआ है, जो डिविडेंड दिया, वो वापस ऐड कर देना है ताकि हमें नेट प्रॉफिट पता चल सके कितना है। तो इट मीन्स ये 4 आइटम्स ऐड करनी है। इसमें कौन कौन सी हैं? ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट का जितना हिस्सा जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ। ठीक, उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड, जितना प्रपोज्ड डिविडेंड है। ठीक है जी, ये कौन सा वाला ऐड करना होता है? प्रीवियस ईयर वाला। हमेशा पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड ऐड करना है, राइट। फिर इंटरिम डिविडेंड, ठीक। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या ऐड करना है? प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी, ये 4 आइटम्स ऐड करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट बन गया। अब याद रखना है क्या क्या है और कहां से इनको फाइंड आउट करना है।
जो ये जर्नल रिजर्व है ये तो हमेशा प्रॉफिट के साथ ही होते हैं। प्रॉफिट के साथ मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर ही दिए होते हैं। जहां प्रॉफिट है वहीं रिजर्व भी दिए होंगे, अगर हुए सम में तो वही होंगे, अदरवाइज और इनकी कोई भी लोकेशन नहीं है और कहीं भी नहीं मिलेंगे ये। ठीक, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड ये दोनों आपको मिलेंगे एडजस्टमेंट में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। प्रपोज डिविडेंड मतलब जो पिछले साल का प्रपोज था वो इस साल शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया तो पे कर देंगे। ठीक है जी, मतलब शेयर होल्डर की अप्रूवल के बाद ही डिविडेंड पे होना है, तो एनुअल जनरल मीटिंग के बाद डिविडेंड पे होता है। मतलब जो इस साल डिविडेंड पे किया वो कौन सा था, प्रीवियस ईयर का। ठीक, तो आपने प्रीवियस ईयर का डिविडेंड ही ऐड करना है। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड जो फाइनल नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी डिविडेंड लाइक डिक्लेयर करती है और उसको पे कर देती है, दैट इज कॉल्ड अ इंटरिम डिविडेंड। ठीक, जब कंपनी ये डिक्लेयर करती है तो विद इन 7 डेज ये इंटरिम डिविडेंड पे करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गई प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। पेड और प्रोविजन दोनों डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो आपने यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना है। कौन सा वाला, करंट ईयर की प्रोविजन, इस साल जितनी प्रोविजन हमने क्रिएट की है। ठीक है जी, क्लियर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बस इसमें एक स्टेप मैंने अभी छोड़ा है, वैसे वो बहुत रेयर आता है लेकिन चलो फिर भी मैं ऐड कर देता हूँ। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं तो आपने ऐड करने हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस तो प्लस करने हैं, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट्स हैं तो माइनस करनी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और रिसिप्ट्स क्या है, लाइक कोई नेचुरल कैलामिटीज आई, कोई फ्लड आया, कोई अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से लॉस हो गया, दैट इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस तो ऐड कर देने हैं, राइट। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट्स हुई, लाइक कोई आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, ठीक है, या ऐसा कोई और आपने क्लेम कर रखा था, वहां से आपको फंड रिसीव हो गए तो वो माइनस करने हैं, करेक्ट। तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर जी। अब सेकंड स्टेप शुरू करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या ऐड करना है, ऐड एडजस्टमेंट्स। कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है जी, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आपने ऐड करनी है। वो कौन सी हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन के लिए हमने किसी को कैश थोड़ी पे किया है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखाया है, जो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें डेप्रिसिएशन हमने लगाई है, लेकिन इसके लिए हमने कोई पेमेंट थोड़ी ना कर रखी, कैश थोड़ी दिया। वैसे हमारे एक्सपेंसेस हैं, लॉस है, बट कैश का आउटफ्लो तो नहीं हुआ ना, इसलिए इसे वापस ऐड कर देना। जो भी नॉन कैश आइटम है वो वापस ऐड कर देनी है, या नॉन ऑपरेटिंग नेचर की आइटम है वो वापस ऐड कर देनी। मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो नॉन कैश नेचर के और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं वो वापस ऐड कर देने हैं। और वो सारे रिसिप्ट, सारी इनकम जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की हैं वो माइनस कर देनी है। ठीक है जी। तो 4-5 आइटम है जो इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हर सम में आती हैं, पर जितनी मैक्सिमम है मैं वो आपको सारी नोट करवा देता हूं, राइट। तो डेप्रिसिएशन के बाद सेकेंड, इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स अमॉर्टाइज्ड। अमॉर्टाइज मतलब डेप्रिसिएशन ही है एक तरह से, बट जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं लाइक गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट्स है, अगर उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है इट्स कॉल्ड अमॉर्टाइज्ड, राइट। वैसे जो टेंजिबल एसेट है उनके लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं, और जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनके लिए अमॉर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है जी। तो इनटेंजिबल एसेट्स अमॉर्टाइज, इनटेंजिबल एसेट्स अमॉर्टाइज, ठीक है जी, जितनी वैल्यू उनकी कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन
बोरिंग, किसी भी तरह की बोरिंग है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग है, डिबेंचर्स हैं, कोई भी बोरिंग है, अगर उन पे इंटरेस्ट पे हुआ है तो वो भी यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है जी। इंटरेस्ट अगर परसेंटेज भी साथ में लगी हुई है तो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे ऐड करना है, ठीक। डिबेंचर्स पे, बैंक लोन पे, बैंक ओवरड्राफ्ट पे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी बोरिंग हुआ उस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्लियर। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपने इंटरेस्ट हमेशा प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, ठीक। अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग के बाद क्या ऐड करना है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, किसी फिक्स्ड एसेट को सेल करने में लॉस हो गया तो वो ऐड कर देना है, ठीक है, बिकॉज वो इन्वेस्टिंग नेचर का लॉस है, ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है, तो इसलिए उसे यहां ट्रीट नहीं करना, वापस ऐड कर देना है क्योंकि वो इन्वेस्टिंग में अपने आप भी एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है जी, और शेयर्स, ठीक है, लॉस हो या एक्सपेंसेस हो शेयर इशू करने में, डिबेंचर इशू करने में, अगर हमने उनको प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया है तो वो भी वापस ऐड कर देने हैं, ठीक है जी। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, या एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किए हैं तो वो वापस यहां पे प्लस कर देने हैं, ठीक। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट को सेल करने में गेन हुआ तो माइनस करना है, ठीक है जी। रेंट रिसीव कर रहे हैं तो माइनस करना है, रेंट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस डिविडेंड रिसीव्ड माइनस, ठीक है जी। ओके, ये वैल्यूज मैंने क्यों माइनस की हैं? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग नेचर का गेन है। रेंट रिसीव्ड, रेंट हमें कहां से मिलेगा? बिल्डिंग से। बिल्डिंग किस में आती है? इन्वेस्टमेंट में। इट मींस रेंट भी कहां से जनरेट हो रहा है? तो इन्वेस्टमेंट में। तो ये इन्वेस्टिंग में जाके प्लस होना है, यहां से हम इसे माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग नेचर का हो गया और डिविडेंड रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग नेचर का हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हमारे दो स्टेप पूरे हो गए। पहला स्टेप यहाँ पे पूरा हुआ था, उसमें हमने और ये आइटम एडजस्ट कर दी, तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। तो ये क्या आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है जी। अब इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करें इसमें? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। ऐड decrease in current assets and increase in current liabilities। और उसके बाद लेस करना है। लेस क्या करना है? इससे रिवर्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। ओके, ये क्यों प्लस माइनस करने हैं? डिक्रीज इन करंट एसेट, फॉर एग्जांपल स्टॉक है, स्टॉक आपके पास अगर बढ़ गया तो इट मींस आपने और परचेज कर लिया। स्टॉक परचेज किया तो इट मींस कैश आउटफ्लो हुआ, ठीक है। स्टॉक बढ़ा, इट मींस कैश आउटफ्लो हुआ, तो माइनस करेंगे। अगर स्टॉक डिक्रीज हो गया तो इट मींस हमने स्टॉक सेल कर दिया तो कैश इनफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ तो ऐड कर दिया। इट मींस अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो प्लस करनी है, इंक्रीज हो रही है तो माइनस। सेम वे से लायबिलिटी इससे रिवर्स है, करंट लायबिलिटी रिवर्स है, इंक्रीज होती है तो प्लस, डिक्रीज होती है तो माइनस। तो ये हमारा तीसरा स्टेप भी खत्म हो गया। ऑपरेटिंग में 3 स्टेप थे, तीनों आपके हो गए। तो ये आया कैश फ्लो बिफोर
टैक्स पेमेंट, तो लेस टैक्स पेड, यहां पे टैक्स पेड माइनस करना है। ठीक है जी, कौन सा टैक्स पेड माइनस करना है? प्रीवियस ईयर का। यहां हमने टैक्स ऐड किया था करंट ईयर का, और यहां आके टैक्स माइनस करना कौन सा? प्रीवियस ईयर का। तो यहां पे फर्स्ट एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, यहाँ के एक और एडजस्टमेंट करनी है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट्स हैं वो प्लस करनी है यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस हैं वो यहाँ पे माइनस करने हैं। ठीक है जी, अदरवाइज बहुत रेयर होते हैं हो, तो यहाँ पे आपने जैसे हमने टैक्स माइनस किया, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस हो गया, ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस भी माइनस करने हैं, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट्स हैं तो ऐड करनी है। एक और पॉइंट याद रखना है, अगर टैक्स रिफंड हो, टैक्स रिफंड भी दिया हो, तो यहाँ हमने जैसे टैक्स ऐड किया था, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड किया था, टैक्स रिफंड को क्या करेंगे? माइनस। तो मैं यही एडजस्ट कर देता हूं, टैक्स रिफंड, अगर रिफंड हुआ तो उसको क्या करना है? माइनस, और यहां आके रिफंड को क्या करना है? टैक्स रिफंड प्लस। ठीक है जी, टैक्स रिफंड हो तो उसे प्लस कर देना है। क्लियर जी? ओके, तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करवाता हूँ। ओके, तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हुई। अब हम अपनी सेकेंड एक्टिविटी शुरू करते हैं। सेकेंड एक्टिविटी क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी ओवर हुई थी, तो आगे कंटिन्यू सेकेंड एक्टिविटी स्टार्ट होगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आनी है? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारी देखेंगे। राइट, तो कौन कौन सी आती हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, अगर हमने सेल कर दी तो प्लस, अगर परचेज किया है तो माइनस। मींस अगर तो डिक्रीज हुई तो प्लस, और अगर इंक्रीज हो रही है तो माइनस। लैंड एंड बिल्डिंग अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर दी तो प्लस, और अगर इंक्रीज हुई इट मींस हमने और परचेज कर ली है तो माइनस। राइट, तो सेम वे से लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी, प्लस माइनस। इसके अलावा फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग सेम वे से। ठीक है जी, ये प्लस और माइनस। इक्विपमेंट्स, ठीक है, तो ये भी सेम वे से प्लस और माइनस। इंटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स अगर इंक्रीज हुए हैं तो यहाँ पे तभी आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, गुडविल इंक्रीज हुई इट मीन्स हमने गुडविल परचेज कर ली। पेटेंट इंक्रीज हुए इट मीन्स हमने पेटेंट परचेज कर लिए। तो इंक्रीज हुए तो यहाँ आएंगे माइनस में, अदरवाइज नहीं आएंगे, क्योंकि अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उसे हम क्या काउंट करते हैं? अमोर्टाइजेशन। फिर कहाँ जाते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है जी, इसके अलावा रेंट रिसीव्ड प्लस करेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड प्लस करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर क्या आती हैं? इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये तो सेम उसी वे से है। डिक्रीज हुई तो प्लस और इंक्रीज हुई तो माइनस। अब इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद तीसरा पार्ट शुरू होता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग में क्या आएंगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस, शेयर इशू किए हैं हमने, डिवेंचर इशू किए हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए, डिवेंचर रिडीम कर दिए, बैंक से लोन लिया या लोन रीपे किया, ठीक है जी। इसके अलावा डिविडेंड पे किया, इंटरेस्ट पे किया, वो सारा कुछ किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है जी। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस में शेयर कैपिटल, ठीक है जी। नॉर्मली इक्विटी शेयर तो प्लस ही होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। शेयर कैपिटल कौन से शेयर हैं, प्रेफरेंस, अगर इंक्रीज है तो प्लस करना है, डिक्रीज हुए तो माइनस करना है। इंक्रीज प्लस मतलब अगर हम बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स हमने नए शेयर इशू कर दिए, और अगर डिक्रीज हुए हैं तो मतलब हमने रिडीम कर दिए, ठीक है। तो इंक्रीज हुए तो प्लस करने हैं, डिक्रीज हुए तो माइनस करने हैं। सेम ही डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर अगर तो इंक्रीज हो रहे हैं इट मीन्स हमने नए डिवेंचर इशू किए, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं इट मीन्स हमने डिवेंचर रिडीम कर दिए, राइट। तो डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो कैश इनफ्लो है, रिडीम कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो है, ठीक। इसके अलावा बोरिंग्स, कोई भी बोरिंग है तो सेम इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज तो प्लस, डिक्रीज तो माइनस, ठीक। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, बोरिंग का कोई इंटरेस्ट है लाइक डिवेंचर का, बैंक लोन का, कोई भी इंटरेस्ट है ऑलवेज यहां से माइनस करना है। डिविडेंड पेड, ठीक है जी, माइनस करना है कौन सा, प्रीवियस ईयर का, जो ऊपर ऐड किया था हमने ऑपरेटिंग में वही यहां पे जाके माइनस करना है। इंटरिम डिविडेंड है तो वो भी माइनस करना है, ठीक है। डिविडेंड पेड की जगह अगर प्रपोज डिविडेंड भी हो, नॉर्मली प्रपोज डिविडेंड दिया होता है तो वो जो प्रीवियस ईयर वाला है वो माइनस करना है, ठीक है जी। ओके, इसके अलावा रिडेम्पशन प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपने प्लस करना है, ठीक। रिडेम्पशन प्रीमियम यहां पे माइनस करना है, ठीक। तो यहां से जो आंसर आएगा वो टोटल हमारा क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये तीनों एक्टिविटी आपकी कंप्लीट होगी, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरे नंबर पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों को ऐड करते हैं। ये फोर्थ पार्ट हो गया हमारा, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसमें 1 + 2 + 3 तीनों आइटम को ऐड करते हैं। ऑपरेटिंग का जो आंसर आया था, जो इन्वेस्टिंग का आंसर आया, जो फाइनेंसिंग का आंसर आया, सबको ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर नेट फ्लो हो गया कैश का। अब इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश में क्या क्या आएगा, कैश, ठीक है जी, एंड करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक। इन दोनों को ऐड करके यहां पे लिखेंगे तो यहां जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें क्या क्या आता है, कैश एंड करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, क्लियर। तो ये आपका फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है।
इम्पॉर्टेंट है। मैंने मैक्सिमम जितनी आइटम्स आती हैं वो सारी आपको नोट करवा दी, ठीक है। ऑब्वियसली इतनी सारी आइटम्स तो नहीं आएंगी, जैसे इन्वेस्टिंग में मैंने ये सारी लिखवाई हैं, तो हो सकता है इन्वेस्टिंग में एक आइटम आए, 2 आए, 3 आए, ठीक है। तो जब हम इसके सम करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो मार्क्स 5 का सम आना है, इट मीन्स बोर्ड उतनी ही आइटम देगा, उतनी ही एंट्रीज करवाएगा आपसे जितनी 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग जस्टिफाई होती हैं, ठीक है जी। तो मैंने तो मैक्सिमम लिखवाई है, तो एक बार इसको रीड करना जरूरी है, एक बार इसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद जब सम हम करेंगे तो अपने आप आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कौन सी आइटम कहाँ से हमने उठानी है, कहाँ उसकी लाइक एंट्री होती है जहाँ से हमने उसको ट्रेस करना है। सम की प्रैक्टिस इस केस में भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट इस वे से लर्न तो नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे हम सम करेंगे तो अपने आप माइंड में सेट होती जाएगी, ठीक है जी। क्लियर बेटा? ओके